हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसईबी बिहार बोर्ड 12 के इंग्लिश लिटरेचर के पोएम नंबर 4 को। एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टली पिछले 3 जो हमारे पोएम्स हैं वो लिटरेचर सेक्शन में जाके पढ़ लिया होगा। आप ग्रामर सेक्शन को भी फॉरगेट नहीं कर रहे हैं, आप उस सब को लेके एक पैकेज की तरह सीधा सीधा साथ में चल रहे हैं, ये ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आज जिस कविता को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो कविता को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस कविता का जो टोन है, जो मूड है, वो बार बार स्विंग करता है। 3 अलग अलग स्टेंजाज में कविता होगी और तीनों ही जो स्टेंजा है उसका मूड अलग है, टोन अलग है, राइटर जो कहना चाहते हैं उन कहने की बातों का मतलब अलग है। तो आज की कविता को बहुत सीरियस, बहुत सिंसियर, बहुत केयरफुली वॉच करेंगे और कृपया वीडियो को 2x पे ना देखें, क्योंकि जो चीज आराम से समझ में आती है वो चीज बेचैनी में समझ में नहीं आती। आप बहुत बेचैनी में आज होंगे, एग्जाम के समय में भी आपको बेचैनी में रहना होगा। और हड़बड़ी के बिया कनपट्टी में सेनूर, ये बात मैंने आपको सेशन में बताया था, राइट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएम नंबर 4 को, दैट इज ओड टू ऑटम बाय जॉन किट्स। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि देखिए, कविता पढ़ने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपने एक लाइन पढ़ा, उसकी हिंदी को आपने समझ लिया और आपको लगा कि कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है। फिनिशिंग द लाइंस एंड एकम्प्लिशमेंट ऑफ द मीनिंग बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। लाइन को कंप्लीट करना, फिनिश करना, और चीजों को समझ जाना, उसके भीतर से क्वेश्चन निकाल के उसको रिप्लाई कर देना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो इससे पहले मैं कविता को स्टार्ट करूं, लाइक ऑलवेज पहले मैं समझाऊं आपको कि इस कविता का टाइप क्या है, टोन क्या है, राइटर आखिर इसमें कहना क्या चाहते हैं, क्या कुछ स्पेशल चीजें हम लोगों को इसमें मिलने वाली है, राइट। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर बुक को अपने देखें तो आपको ये मिल रहा होगा टू ऑटम के नाम से, राइट। अब ये सवाल है कि भैया ये ओड क्या है, व्हाट इज ओड। देखिए, ओड का मतलब होता है एक ऐसी लॉन्ग लिरिकल पोयम, ध्यान से समझेंगे, लॉन्ग लिरिकल पोयम, सीरियस इन नेचर, सीरियस इन नेचर and praising something, and praising something, you know, something, right। देखिए, इस पहले ओड का मतलब समझिए। जनरली टीचर करते क्या है, आके लाइन समझा देते हैं, फटाफट फटाफट, एक बेचैनी होती है, पता नहीं क्यों। भैया जब हम लोग पढ़ने ही आए हैं तो क्यों नहीं बारीकी से हर चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखिए, ओड क्या है। ओड कविता का वो टाइप है जो, पहली चीज तो एक लॉन्ग होता है, लंबा कविता होता है। दूसरा, ये लिरिकल होता है, मतलब जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो इस कविता का अपना एक धुन क्रिएट होता है, एक राइम, एक रिदम इसमें क्रिएट होता है, और ये नेचर में बहुत सीरियस होगा और किसी एक पर्टिकुलर चीज को ये प्रेज कर रहा होगा। प्रेज करना मतलब प्रशंसा करना, मतलब सीरियस लंबी पोएट्री जो लिरिकल है और जिसमें किसी एक खास चीज को हम लोग प्रेज कर रहे हो, उसकी प्रशंसा करते हो, उसको हम लोग कहते हैं ओड। नाउ इफ वी कम टू द टॉपिक, वी फाइंड ओड टू ऑटम, यानी ये ऑटम से रिलेटेड एक लॉन्ग कविता है जो कि लिरिकल पोयम है, और इसमें ऑटम को, यानी पतझड़ के मौसम को, हमारे जॉन किट्स भैया ने क्या करा है, प्रेज किया है। अब आप इस चीज को समझिए। देखिए, इंग्लैंड के, चूंकि ये इंग्लिश पोएट है, इंग्लैंड में अगर आप मौसम को देखें, हमारे यहाँ 6 तरह के मौसम होते हैं, इंग्लैंड में 4 ही तरह का मौसम होता है, ओके। जैसे समर, उसके बाद विंटर, समर विंटर, तो ये दो कॉमन मिल गया, एक स्प्रिंग और एक ऑटम। बात को समझेंगे। देखिए, जब ऑटम का सीजन आता है तो ऑटम का सीजन 2 चीजें करता है। पहला, कि वो विंटर के आगमन को दर्शा रहा होता है, जैसे ऑटम जाएगा तो उसके बाद सर्दी का मौसम, विंटर चला आएगा। दूसरा, जब गर्मी का मौसम जाता है तो उस समय ऑटम का आगमन होता है। ये हम लोगों को सितंबर टू नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये वहां पे देखने के लिए 3 महीने मिल जाता है। अब भैया नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 3 महीना होता है वो एक्सट्रीम विंटर होता है, ठीक है। तो जनरली आप जिन किसी भी कविताओं को देखेंगे, अगर आप किसी भी पोयम को देखेंगे, आप जितने भी कविता को देखिए, तो वो स्प्रिंग को प्रेज कर रहे होते हैं। स्प्रिंग का मतलब बसंत। देखिए, बसंत में क्या होता है कि बसंत में नए पौधे निकलते हैं, जो पतझड़ के बाद जो पत्ते झड़ गए होते हैं तो उसमें से नए से फिर से अंकुर निकलते हैं, नई कलियां निकलती हैं। स्प्रिंग का जो मौसम होता है, बसंत का, वो ओरिजिन का समय है, बड़ा सुंदर मौसम होता है। तो उसकी प्रशंसा मैक्सिमम पोएट्स करते हैं, मैक्सिमम पोएम्स में आपको मिल जाता है।
जॉन किट्स कहते हैं कि देखो, जिसे तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो इस ऑटम को, इस पतझड़ के मौसम को, ये अंडर एस्टिमेट करने लायक मौसम नहीं है। इसका अपना इंपॉर्टेंस है। जिसे तुम अंत समझ रहे हो वो अंत नहीं है, वो एक आरंभ है एक नए जीवन का। तो क्या कुछ बातें राइटर ने, जॉन किट्स ने इस कविता में ऑटम को लेके कही है, हम लोग को इस कविता में यही पढ़ना है। अगर आप पहले स्टेंजा को देखें तो पहले स्टेंजा में जो पोएट हैं जॉन किट्स, मैं आपको जो इसके डिवाइसेस हैं वो हमेशा की तरह कविता पढ़ने के बाद एक पूरा चार्ट दूंगा, जिससे आपको एक स्क्रीनशॉट लेने में या फिर नोट्स बनाने में आसानी होगी। तब तक चीजों को हम लोग बहुत फ्लो में साथ साथ पढ़ते रहते हैं। देखिए, इन द फर्स्ट स्टेंजा जॉन किट्स रेफर्स द ऑटम एज द सीजन ऑफ एबंडेंस। नाउ व्हाट इज एबंडेंस? एबंडेंस का मतलब होता है बाबू परिपूर्णता। क्या मतलब होता है इसका? परिपूर्णता। मतलब राइटर ने पतझड़ के मौसम को, ऑटम को, एक परिपूर्णता का, कलेक्शन का, कंप्लीट होने का एक दर्जा दिया है। और उसको देखिए वो कहते क्या, वो प्रेज कर रहे हैं किसको इस कविता में? ऑटम के सीजन को प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। सेकेंड स्टेंजा में उसको पर्सोनिफाई करेंगे, एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह बताएंगे। फिर अगले स्टेंजा में जब हम लोग आएंगे तो उसको देखते चलेंगे। फिलहाल इसको शुरू करते हैं। ये जो हमारे जॉन किट्स हैं वो ऑटम को के बारे में क्या कहते हैं, सीजन ऑफ एबंडेंस इसको क्यों कहते हैं, ये पहले हम लोग समझते हैं। ये कहते हैं कि देखो, ऑटम कोई नॉर्मल सीजन नहीं है। ये सीजन कैसा है? तो दिस इज सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ये जो समय है, ये जो मौसम है, ये धुंध का मौसम है, मिठास, फलों में मिठास के भरने का मौसम है। मतलब पतझड़ के मौसम में, ऑटम के मौसम में जो फल होते हैं वो पकने लगते हैं, उसके भीतर मिठास जो है वो समाने लगती है। सीजन ऑफ मिस्ट, धुंध का मौसम है ये, क्योंकि अब जब पतझड़ जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे सर्दी का आगमन हो रहा है, तो सुबह में और शाम में धुंध और कुहासा देखने को मिल जाता है, राइट। तो कहते हैं सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये धुंध का मौसम है, ये फलों के भीतर मिठास के घुलने का मौसम है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। हियर इज अ वर्ड बॉजम फ्रेंड। बॉजम फ्रेंड का मतलब समझिए अभिन्न मित्र। अभिन्न मित्र मतलब बहुत नजदीकी दोस्त। ये जो पतझड़ का मौसम है, ये मैच्योरिंग सन का, सूरज का एक अभिन्न मित्र है, ये दोस्त है उसका। conspiring with him how to load and bless with fruit vines that round the thatch caves run to bend with the apples the most cottage trees। तो ये जो मौसम है ये फ्रूटफुलनेस का मौसम है, फलों के पकने का मौसम है, ये चीज तो आप समझ गए। आगे कहता है conspiring with him how to load and bless with fruit wine that round the thatch caves run। ये जो मौसम है, इस मौसम में जो बेल हैं, वाइन्स मतलब बेल, जो बेल हैं वो पक जाते हैं, पूरा अंदर तक पकते हैं, मिठास उसके अंदर तक समा जाती है। ये जो फल हैं वो इतने ज्यादा भर जाते हैं कि पेड़ झुक जाते हैं और छतों के ऊपर तक जो बेल, सेब, जो फल फूल हैं वो लद जाते हैं। अगर ये मौसम ना होता तो ये सारी खूबसूरती, ये पके हुए फल नहीं होते। इस चीज को अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं। देखिए, राइटर कहते हैं कि ये सही है कि बसंत के मौसम ने चीजों को जन्म दिया है, पर उसको पाल पोस के पकाने का और मैच्योर्ड करने का काम किसने करा है? तो वो किया है ऑटम ने। मतलब कृष्ण और यशोदा और देवकी वासुदेव वाला सीन है भैया। ये सही है कि देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया है, देवकी उनकी माता है, पर उसको पाल पोस के बड़ा करके संस्कार भर के और उसको भगवान कृष्ण किसने बनाया? यशोदा ने बनाया। इसलिए यशोदा की पूजा ज्यादा होती है। तो इसका भी हाल देवकी और यशोदा वाला है। जो स्प्रिंग का मौसम है वो देवकी की तरह है, कृष्ण को उसने जन्म दिया, पर पाल पोस के उसके भीतर मिठास भरना, संस्कार भरना, फलों से परिपूर्ण करना, लाद देना, ये काम किसने किया? ऑटम ने, यशोदा ने किया। इसलिए इसकी भी पूजा होनी चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं, अगले इसी स्टेंजा के अगले पार्ट में, अब पतझड़ क्या करता है? एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। ये फलों को कोर तक, मतलब जो फल होते हैं, सिर्फ ये बाहर से फलों को नहीं पकाता, ये फलों को कोर तक, भीतर तक मिठास को भरता है और मिठास को भीतर तक समाता है, इसको अंदर तक पका देता है। टू स्वेल द गॉड, ये लौकी को, कद्दू को फुलाता है, बड़ा करता है, ये उनको परिपक्व बनाता है। प्लम्प द हेजल शेल,
विद अ स्वीट कार्नेल। ये हेजल नट्स को, हेजल नट एक तरह का नट है, ठीक है, कैश्यू की तरह होता है, कुछ हद तक चना की तरह भी वो देखने में मिलता है। हेजलनट आपने खाया होगा बहुत सारे चॉकलेट्स में। तो ये हेजल्स को पका रहा होता है, ये बेल को पकाता है, ये लौकी, कद्दू, सारे फलों को, पियर्स को, एप्पल को, सबको ये परिपक्व करता है। हाँ, यहां हेजलनट है, ठीक है। आगे कहता है टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। इसमें जो कलियां खिली होती हैं बसंत के मौसम में, उन कलियों को ये फूल बनाता है, और जो मधुमक्खियां होती हैं इनको ये पराग देता है, नेक्टर देता है। अगर ये बिछड़ा हुआ, ये अनसंग वरियर है, मतलब लेट्स प्रेज द अनप्रेज्ड वन। चलो आज उसकी प्रशंसा करते हैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। जॉन किट्स का वही मोटो है कि भैया तुमने बसंत के गीत तो बहुत गा लिए, तुम्हारे पतझड़ ने तुम्हारे लिए क्या किया, इस चीज को समझो। अंतस्ति आरंभ, जो आपको मृत्यु दिख रहा है वो एक नए ब्रह्मांड के सृजन का आधार है। यही चीज हमारे ऑटम में जॉन किट्स समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये फलों को पकाता है, अंदर सेल तक, भीतर कोर तक उनके भीतर मिठास भरता है। आगे कहता है कि ये मधुमक्खियों को पराग देता है, नेक्टर देता है। until they think warm days will never cease for summer has overbrimmed their clammy cells। और मधुमक्खियां जो होती हैं वो इस पतझड़ के मौसम का इतना आनंद ले रही होती हैं कि वो भूल जाती हैं कि ये मौसम एक दिन बीतेगा, क्योंकि जो गर्मी है अभी भी उनके सेल के भीतर समाई हुई है। मतलब इंसान का जब अच्छा समय चल रहा होता है तो क्या इंसान ये याद रखता है कि आने वाला समय बुरा भी हो सकता है? मधुमक्खियों को तो भैया अभी भोजन मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है, पराग मिल रहा है, दैट्स इट। वो तो भूल गए हैं कि आने वाले समय में सर्दी का मौसम आएगा, तो सर्दी के मौसम में ये चीजें उनको नहीं मिलेंगी। तो मधुमक्खियों के लिए, फलों के लिए तो यही मौसम वरदान है, क्योंकि उसको इसमें सब कुछ मिल रहा है। ओके, अब आते हैं अगले स्टेंजा में। अगला स्टेंजा कहता है, इस स्टेंजा को देखेंगे, सेकेंड स्टेंजा को राइटर ने यहां पे पर्सोनिफाई किया है। क्या किया है? पर्सोनिफाई किया है। इसमें उन्होंने इसको एक लिविंग वुमन की तरह रिप्रेजेंट किया है। ऐसा लगता है कि जैसे पतझड़ से वो मिले हैं, पतझड़ से वो बातें करते हैं, और उसको एक महिला की तरह उसको बताने की कोशिश करते हैं, राइट। अब देखिए, महिला की तरह बताने की कोशिश करते हैं, इस बात का क्या मतलब है, इस बात के मतलब को समझेंगे। अब ये पतझड़ से बात करते हैं, और पतझड़ से बात करके क्या कह रहे हैं उसको सुनेंगे। सेकेंड स्टेंजा में आते हैं। सेकेंड स्टेंजा में मूड और टोन उनका बिल्कुल चेंज हो गया है। हियर द सेकेंड स्टेंजा इज गेटिंग पर्सोनिफाइड। सेकेंड स्टेंजा में उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, ऑटम को। ऑटम को वो एक सुंदर महिला की तरह उसको वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे उससे वो बातें कर रहे हैं। और सुनिए वो बात क्या करते हैं। वो कहते हैं कि अरे सुनो पतझड़, हैथ का मतलब यहां पे हैज समझ लीजिए, ठीक है। दी का मतलब यू, कुछ वर्ड्स हैं जो फॉरबिडन वर्ड है। ऑफ्ट का मतलब ऑफ्टन है। उसके बाद दी, दाई मतलब होता है योर, ठीक है। ये वर्ड्स मैंने आपको पहले इसलिए लिख दिए ताकि आप समझ सकें चीजों को बहुत बेहतर तरीके से। देखिए, Who has not seen you oft admit thy store। अरे सुनो, किसने तुम्हें नहीं देखा है अपने खादान के भीतर, अपने अनाज के भंडार के भीतर। कहने का मतलब, मान लीजिए कि भैया आपने धान, गेहूं, फसल, सेब कुछ भी काटा, आपने ले आके उसको अपने स्टोर के भीतर रखा है। राइटर कहते हैं कि तुम्हें सेब के स्टोर के भीतर सेब दिख रहा है, लेकिन मुझे उन सेबों के ऊपर जो इस पतझड़ ने, मौसम ने जो मेहनत किया है, मुझे वो भी दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हु हैज नॉट सीन यू ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर, किसने तुम्हें अपने स्टोर के भीतर नहीं देखा है। समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड यू सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। जो कोई भी तुम्हें ढूंढने जाए और देखे कि कहीं अनाज जमीन पे बिखेरा हुआ है, तो सबको वो अनाज दिखता है, और मुझे ये दिखता है कि उन सब के ऊपर तुम ऐसे ही लेटी हुई हो, क्योंकि अगर तुम ऐसे लेटी हुई ना होती तो ये फल, ये अनाज उतने पके हुए ना होते जितने कि आज ये पके हुए हैं। ये जो खूबसूरत सी महिला है, इसको राइटर ने ऑटम की तरह रिप्रेजेंट किया है। बात समझ में आ रही है? मतलब देखिए, यहां पे ऐसे गेहूं का ढेर पड़ा हुआ है, आपको नॉर्मली ये गेहूं दिखेगा, लेकिन राइटर चूंकि जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। रवि का मतलब सूर्य होता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है ना, कवि की सोच वहां भी पहुंचती है। राइटर कहते हैं कि देखो,
ये सब तुम्हें गेहूं दिख रहा होगा, मुझे इसके ऊपर लेटी हुई ऑटम दिख रही है कि उसी ने ये सारा मेहनत तो करा है, उसी ने तो फलों को पकाया है। ठीक है, तो जो कोई भी अपने अनाज के ढेर के भीतर जाए वो तुम्हें उसके ऊपर लेटा हुआ पा सकता है। ताई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड, और जो बहती हुई सरसराती हुई जो हवा है, उस हवा में तुम्हारे जो लंबे लंबे बाल जब लहरा रहे होते हैं तो मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगता है। कहने का मतलब कि जब फल पकने को तैयार है, अनाज जब पकने वाला है, कटाई का समय है, हवा जब चलती है तो धान का गेहूं का जो फसल ऐसे लहराता है, राइटर उसको मेटाफोरिकली कहते हैं कि भैया तुम्हें ये अनाज लहराता हुआ दिख रहा है, मुझे ये पतझड़ के बाल लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? भैया वीडियो को प्लीज लाइक करते चलो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करते चलो। अभी आप बैठ के दिवाली मना रहे हो, चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं और बिहार वाले सर जी यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भैया हम लोग का एक ही टारगेट सेट हो गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। चाहे दिन कोई हो चाहे रात कोई भी हो, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, पर चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी, और हम लोग यहां बैठ के अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिलेबस को ऑन टाइम पूरा करके देना है। तो कम से कम एक हाइप, एक लाइक, एक शेयर तो बनता ही है एटलीस्ट। ओके, आगे कहता है दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड। ये जो लहराती हुई फसलें हैं वो सिर्फ फसलें नहीं है, वो क्या है? वो बाल है पतझड़ के जो हवा के भीतर लहरा रहे हैं। हैप्पी दिवाली पड़ोसियों। क्या बात है, पटाखे फूट रहे भाई, मैं लाइव मार दो यार। आगे सुनो, और ये उसी स्टेंजा का हिस्सा है। और एन हाफ रिप्ड फरो साउंड स्लीप, आधे कटे हुए जो खेत है, जो खलिहान है, उसके ऊपर भी लेटे हुए मैंने कभी कभी तुमको देखा है। थोड़ा सा इस मैडम को कपड़े पहना देते हैं, एडिटर ने कुछ ज्यादा ही सुंदर ढूंढ लिया है। ओके, या फिर ठीक भी था क्या? हटा भी देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऑटम मान लीजिए। ओके, AUTUMN, ठीक है। आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए ऊपर। देखिए अभी राइटर कहते क्या है कि और अन हाफ रिप्ड फॉरो ए साउंड स्लिप। तो भैया आधे कटे हुए फसलों के डरेर पर मैंने कभी तुम्हें लेटे हुए पाया है। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज while thy hook spare the next swath and all its twinned flower। यहां एक चीज समझेंगे, देखिए पॉपी जो है ना होगा, ये एक तरह का फ्लावर है, ठीक है, और इस फ्लावर से ही अफीम निकलता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब कोई क्रिश्चियन व्यक्ति मरता है ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज में कि वो जो फूल का गुच्छा लेके जाते हैं ना, वो पॉपीज फ्लावर होता है, और उसी पॉपीज फ्लावर के ग्रेन में से उसके जो बीज होते हैं उससे ओपियम, अफीम बनाया जाता है, ठीक है। तो ये नशा के लिए नहीं है, क्योंकि वहां सुंदर फूल पाया जाता है, और उसमें से किसी ने गंदी चीज निकाल ली तो उसका क्या ही कर सकते हैं, है कि नहीं। पीने वाला तो भैया खांसी का जो सिरप है वो पी के नशा में घुस जाता है। तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि जो खांसी का सिरप है वो ड्रग्स है। खांसी का सिरप ड्रग्स नहीं है। हर चीज अच्छी है, हर चीज बुरा है, डिपेंड करता है कि आपने उसका यूज कैसे किया। अब जैसे हवा ना हो तो आपका दम घुट जाएगा। पुलिस टॉर्चर रूम में क्या करती है, कभी कभार हमने मूवीज में देखा है, खूब तेज पंखा चलाएगा, आप झोटा पकड़ के घुसेड़ देगा मुंह उसी में। तो आप ये थोड़े कहिएगा कि एयर इज अ वेपन। एयर इज नॉट अ वेपन, बट दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर यूजिंग दैट थिंग लाइक अ वेपन, राइट। तो देखो मैंने कई बार देखा है पॉपीज के खेत में तुम्हें लेटे हुए, उसकी खूबसूरती के साथ तुम्हें गमकते हुए। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप ए स्टडी दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक। देखिए ग्लीनर का मतलब क्या होता है? ग्लीनर का मतलब होता है अनाज बटोरने वाली, जो लेफ्ट ओवर होते हैं, जो बचा हुआ अनाज बटोरने वाली जो महिला होती है ना, उसको ग्लीनर कहते हैं। तो कई बार मैंने तुम्हें देखा है कि तुम जो कट छट के जो बच जाता है, हवा के साथ आती हो और उसको भी बहार के बटोर के अपने साथ लेके चली जाती हो। क्लियर? तो इन दो स्टेंजा में आपने देखा, सेकेंड स्टेंजा में आपने देखा कि उसने पर्सोनिफाई किया है। अब आते हैं हम लोग लास्ट के तरफ। अभी ये सेकेंड स्टेंजा का ही पार्ट है। देखिए ये पेशेंस दिखाते हैं, पेशेंस ऑफ ऑटम। ऑटम के सीजन में पेशेंस कितना होता है ये देखेंगे। तो कई बार तो मैंने तुम्हें फसलों में लेटे हुए देखा, ये तो आपने देख लिया, खेतों में खलिहानों में मैंने तुम्हें पाया है, तुम हर जगह होती हो। और बाई साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक दाउ वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर बाई आवर। देखिए साइडर प्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहां पे देखेंगे एप्पल साइडर बनाते हैं, ठीक है, एप्पल साइडर बनाते हैं।
साइडर बनाने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे सेब को धो लेते हैं, फिर उसको चॉप करते हैं, चॉप करने के बाद फिर उसको एक जगह रखते हैं, फिर फर्मेंटेशन के लिए कुछ समय छोड़ देते हैं, उसके बाद बहुत लंबे समय के प्रोसेस के बाद नल में लगाया जाता है, ऊपर से प्रेस किया जाता है और ड्रॉप ड्रॉप करके एप्पल साइडर जो है वो गिर रहा होता है। तो कई बार मैंने तुम्हें देखा है कि तुम बड़ी पेशेंस के साथ ऐसे बैठ के घंटों घंटों एप्पल साइडर के रस को बूंद बूंद टपकते हुए तुम निहार रही होती हो। मतलब ये सारा कुछ पॉसिबल क्यों हो पाया? सेब में रस कहां से आया? वो जो बूंद बूंद जो आपको साइडर मिल रहा है एप्पल साइडर, वो कहां से पॉसिबल हो पाया? इसलिए क्योंकि बहुत पेशेंस के साथ, सूरज के साथ साजिश करके ऑटम ने, पतझड़ ने इसके भीतर इन रसों को बूंद बूंद करके भरा है। राइट? तो राइटर कहते हैं कि उस हर एक टपकते हुए बूंद में मैंने तुम्हें पाया है। आगे कहता है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ ए स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। राइटर कहते हैं कि सुनो, ये जो लोग बसंत की चर्चा करते हैं, जो उसके गीत गाते हैं, जो बसंत की तारीफ करते हैं, अब वो गीत कहां हैं? थोड़ा बताओ ना जी कि भाई फल जब भर रहे थे, रस जब टपक रहा था, फसल जब पक रही थी, तो वो गीत कहां चले गए? यानी राइटर अब यहां ये कहेंगे कि ऑटम हैज इट्स ओन म्यूजिक, ऑटम हैज इट्स ओन म्यूजिक। इस पतझड़ का भी अपना एक अलग धुन है, एक अपना अलग संगीत है। उसे संगीत के लिए किसी और पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ द स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। अरे सुनो, स्प्रिंग, उस बसंत के गीत कहां चले गए जिस समय सारा कांड हो रहा था? कहां गए वो? थिंक नॉट ऑफ देम, दो मतलब होता है यू, यू हैज योर म्यूजिक टू, दाई मतलब होता है बाबू योर। आप देखिए, दौ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, इसको अगर आप मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? यू हैज योर म्यूजिक टू। सुनो, बसंत के गीतों के बारे में पतझड़ तुम मत सोचो, तुम्हारा अपना संगीत है, तुम्हारा अपना धुन है, तुम उस पर ध्यान दो। कौन सा धुन है देखेंगे। While bad clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains without rosy hue, जब ये बादल गड़गड़ा रहे होते हैं और ये जो बादल जो सुनहरे, जो गोल्डन रंग के हो जाते हैं, ये तुम्हारे ही संगीत तो है जब भिनभिना रही होती हैं मक्खियां। Then in the wailful choir the small gnats mourn among the river swallows borne aloft or sinking as the light wind lives or dies। जब ये आसमान गुलाबी हो जाता है, यहां पे गनाट्स देखने को मिलेंगे आपको, GNATS। गनाट्स का मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं। जब ये सैकड़ों लाखों की संख्या में जब गनाट्स उड़ते हैं भिनभिनाते हुए, वो तुम्हारे ही गीत तो हैं, वो तुम्हारे ही कारण तो पॉसिबल हो पाया, ये मौसम तुम्हारे ही कारण गुलाबी गुलाबी सा तो है। ठीक है, आगे कहते हैं, एंड फुल ग्रॉन लैम्ब लाउड्स ब्लीट फ्रॉम द हिली बॉर्न। ये जो भेड़ फुल ग्रॉन, जो पूरी तरह परिपक्व ऊन से लदी हुई जो भेड़े ब्लीट कर रही हैं, में जो चिल्ला रही हैं, ये ऑटम का संगीत है, ये उसके सुर हैं। हेज क्रिकेट सिंग, जो चारों तरफ ये झिंगुर जो है झंझना रहे होते हैं, वो ऑटम के संगीत हैं। एंड नाउ विद द ट्रेबल्स ऑफ द रेड ब्रेस्ट वाइल विसेल द गार्डन क्रॉफ्ट। यह एक वर्ड है बाबू, रेड ब्रेस्ट। रेड ब्रेस्ट का मतलब लाल छाती वाली एक चिड़िया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रॉबिन कहते हैं। और ये यहाँ पे तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज कॉल्ड रॉबिन। ये रॉबिन चिड़िया है। ये जो भेड़ बिलबिला रहे होते हैं, जो छोटे छोटे जो मक्खियां जो भिनभिना रही होती हैं, जो क्रिकेट जो झिंगुर झंझनाहट की जो आवाज निकालते हैं, ये सब तुम्हारे संगीत हैं, तुम इन सबको सुनो। ठीक है, एंड गैदरिंग स्वॉलोज ट्विटर इन द स्काई। और जब सारे स्वॉलोज, स्वॉलो का मतलब होता है अबाबिल, एक चिड़िया होती है अबाबिल, ठीक है, जो माइग्रेट करने वाली चिड़िया होती है, यहाँ है। देखिए, स्वॉलो क्या होता है ना, जब गर्म प्रदेश होगा तो गर्मी के एरिया में रहेगी, ठंडा प्रदेश होगा तो फिर वहां चली जाएगी जहां गर्मी मिल रहा हो। तो ये सारे तुम्हारे संगीत हैं, ये सब कुछ संभव हो पाया सिर्फ एक तुम्हारे कारण। और तुम बाकी लोगों के संगीत पे ध्यान मत दो, तुम्हारा अपना धुन भी है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी टोटल कविता है। और इससे पहले कि हम लोग सेशन को ओवर करें, हम लोग थोड़ा सा कुछ डिवाइसेस को देखते हैं जो हम लोगों को इस कविता के भीतर मिले हैं। राइट, देखिए, तो सबसे पहला डिवाइस हम लोग को भैया मिला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मींस, मैं बार बार समझा रहा हूं, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप एक नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई करते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन तो हम लोग को सेकंड स्टेंजा में पूरा का पूरा ही मिल गया है। पूरा जो सेकंड स्टेंजा है वही पर्सोनिफाइड है, क्योंकि उन्होंने एक खूबसूरत महिला की तरह ऑटम को रिप्रेजेंट करा है। सीजन ऑफ मिस्ट, मेलो फ्रूटफुलनेस,
इमेजरी, इमेजरी का मतलब होता है जब एक बात को, एक नॉर्मल बात को समझाने के लिए राइटर एक पूरे चित्र का निर्माण करता है, इमेज क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। जैसे टू बेंड विद एप्पल्स, फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस, मतलब सेबों का भर जाना, उनका लद जाना, छत को झुका देना, ये सारी चीजें इमेज क्रिएट करती हैं। एलिटरेशन, एलिटरेशन मींस रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड अगेन एंड अगेन, लाइक विनोविंग विंड, सॉफ्ट डाइंग डे, ठीक है, यहां हम लोग को एलिटरेशन मिला। मेटाफर, ऑटम एज अ वुमन, पतझड़ के मौसम को महिला से उन्होंने कंपेयर किया है बिना लाई के सच लगाए, वी फाइंड ऑटम देयर, वी फाइंड मेटाफर देयर। सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म मतलब मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, पिछले 3 चैप्टर्स में भी पढ़ाया, सिंबल जहां जहां मिला। सिंबल का मतलब कि जब एक वर्ड को दूसरे चीज के प्रति भी दर्शा रहे होते हैं पोएट, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंबोलिज्म। जैसे ऑटम इज सिंबलाइज एज मैच्योरिटी, ऑटम इज सिंबलाइज एज फुलफिलमेंट, ऑटम इज सिंबलाइज एज एबंडेंस, ठीक है। तो इन सारे चीजों में राइटर ने सिंबोलिज्म का यूज किया है, राइट। चलिए हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, पढ़ते रहें, एग्जाम इसी साल होने वाले हैं, ये ध्यान में रखेंगे, सिंसियर बनिए थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो।